नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के लिए फॉरेस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जो कि चौथा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर आपको पीडीएफ में फॉर्म में और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, इसकी पीडीएफ और कोर्स भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ कोर्स आपको अभी फॉरेस्ट मेंस का चल रहा है 4,999 रुपए में, मात्र पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट्री का कोर्स केवल लेना चाहते हैं, वो आपको मात्र 1,500 रुपए में मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज फॉरेस्ट मेंस की मात्र और मात्र मिल जाएगी 500 रुपए में। इसके साथ साथ कोई डाउट लगता है आपको फॉरेस्ट एग्जाम रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पे भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर। ये ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि काफी चांसेस होते हैं ये आपको आए, अलग अलग एग्जाम्स में हमेशा ये पूछा जाता है, तो हो सकता है फिर से पूछ ले, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट आपको लगेगा। चलिए, तो आप सभी को पता है 1982, 1972, 1970 या 1975 आपको इसका आंसर देना है जल्दी से। तो इसका सही आंसर है 1972। जी हाँ, 1972 को लागू किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मैं बात करूं डेट की, तो 9 सितंबर 1972। जी हाँ, 9 सितंबर 1972 को इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसमें टोटल 6 शेड्यूल होते हैं। कितने शेड्यूल हैं इसमें? 6 शेड्यूल है, याद रखिएगा। पहला और दूसरा जो शेड्यूल है ना, वो आपका पहला और दूसरा शेड्यूल पार्ट वो आपका एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है, जिसमें हाईएस्ट पेनल्टी होती है अगर आप किसी जानवर का शिकार करते हैं। ऐसे ही अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग प्रावधान है। जैसे आप देखेंगे स्पेशीज जो है आपकी शेड्यूल 3 में मेंशन है और 4 में मेंशन है बेसिकली, है ना। पेनल्टी लेकिन कम है। ऐसे ही कुछ एनिमल जो है शेड्यूल 5 में आते हैं, जैसे आपका कौवे हो गए, है ना, चमगादड़ हो गए, चूहे हो गए, इनका आप शिकार कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये आपकी खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही 5वां जो शेड्यूल है, इसमें आपका प्रोहिबिटेड फॉर्म कल्टीवेशन, कुछ ऐसे पौधे या फिर वो होते हैं चीजें जिसको आप नहीं उगा सकते, है ना, कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें हैं ये शेड्यूल में आपको पता होनी चाहिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? जी हाँ, फोटो आप देख रहे हैं। फोटो है किनकी? फोटो है डॉक्टर डाइटरिच ब्रेंडिस की। डाइटरिच ब्रेंडिस की, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है डाइटरिच ब्रेंडिस पे। और पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्टर थे, है ना, जर्मनी के थे, ये जर्मन फॉरेस्टर थे। और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पहले फॉरेस्ट थी। इसके अलावा आप देखेंगे इनकी मदद से ही ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1865 का था वो लाया था, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने बाकायदा प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का भी बनाने की कोशिश की। और इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जी हाँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि 1864 में से स्टार्ट किया था। तो फॉरेस्ट सर्विस चालू करने वाले भी यही थे। तो क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 70 में, 82 में, 73 में या 1965 में। तो याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट जो था 1973 में, यानी 1973 में इसको शुरुआत की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1973 में। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस प्राइम मिनिस्टर के दौरान ये आपका लॉन्च किया गया? तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो था एम एंश्योरिंग द अवेलेबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल हैबिटेट में बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, है ना, ये चीज यहाँ पर था। इसके अलावा बहुत सारे आप देखेंगे टास्क फोर्स बनाए गए और टाइगर रिजर्व बेसिकली यहाँ पर किए गए, जहां पर टाइगर की वो चीजें की जाती हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर 526, जी हाँ, एमपी में 526 टाइगर प्रोजेक्ट। सेकंड में आप देखेंगे कर्नाटक 524। थर्ड नंबर पे देखेंगे आप उत्तराखंड 442, है ना, थर्ड नंबर पे। ऐसे ही आप देखेंगे
फोर्थ नंबर पे आपका महाराष्ट्र और पांचवें नंबर पे आपका तमिलनाडु देखने को मिलेगा, जहां पर नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। तो इंडिया में अगर ये आंकड़ा देखें तो 2967 के आसपास का जो था पुराना आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आप देखेंगे इसके लिए फंड और बाकी सब चीजों की व्यवस्था भी होती है और बहुत सारी चीजें इसमें की गई, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करना सुनिश्चित किया गया है, या अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री हैज बीन एनरिस्टेड। कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है कि भैया फॉरेस्ट को बचाना है या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है? आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 19? तो याद रखिएगा आर्टिकल 41A इसका सही आंसर है। अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ा डिटेल में, तो आर्टिकल 41A कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि स्टेट शैल एंड ओवर द प्रोजेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ऐसे ही आर्टिकल 51A की बात करें, 51AG में कहा गया है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। तो ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो 51A में है। ऐसी आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि एवरी शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम। तो ये चीज आपका कहा गया है आर्टिकल 15 में। ऐसे आर्टिकल 19 जो है ये आपको क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट कंसिडरिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, वो आर्टिकल 19 कहता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक एक आर्टिकल पे आपको जोर दे सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन में सिक्किम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार है। तो आप सभी को पता है कि हमारा मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है, हाँ ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल फॉरेस्ट और टोटल कवर की। तो 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24.62% जो है, 24.62% ये आपका फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन आप सभी को पता है नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% मिनिमम हमको चाहिए होता है। इसके बाद बात करें और 2019 में भी आप देखेंगे इंक्रीज हुआ था, 2021 में भी इंक्रीज देखने को मिला है ना। और अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा आपका इंक्रीज आपको देखने को मिला है ना। और फॉरेस्ट एरिया में अगर बात करें सबसे ज्यादा इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया अभी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ था। ऐसे ही आप देखेंगे तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद उड़ीसा में यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर इंक्रीज हुआ था। रही बात वैसे देखा जाए तो नंबर 1 पे आपका मध्य प्रदेश आ जाता है लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सेकेंड रैंक पे आता है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पे उड़ीसा और पांचवें नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है। अगर मैं परसेंट वाइज बात करूं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई कि परसेंट वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसका है, तो याद रखिएगा मिजोरम है नंबर 1 पे परसेंट वाइज, क्योंकि 84.53% जो है इसका फॉरेस्ट कवर है, बाकी आपका रहने वाला है। फिर सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश का आ जाता है नाम, थर्ड पे आपका मेघालय आ जाता है, फोर्थ पे आपका मणिपुर आ जाता है और फिफ्थ पे आपका नागालैंड आ जाता है। तो अगर देखेंगे तो ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये परसेंट वाइज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया परसेंट वाइज अगर मैं बात करूं तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट की है। इसके अलावा 17 ऐसे स्टेट्स और यूटी हैं जिनका जो फॉरेस्ट कवर है 33% के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो स्टेट है उसका कम है ना। इसके अलावा हम देखें यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, है ना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इनमें आप देखेंगे 75% के ऊपर है यूटी और स्टेट की बात करें। ऐसे 12 स्टेट और यूटी में देखेंगे तो उनका जो कवर है वो 33% के ऊपर है और 75% के बीच में है, मतलब 75 और 33 के बीच में है इन स्टेट का। तो 17 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिनका 33% के ऊपर है, ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ वर्ल्ड डिफॉरेस्टेशन एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग। भैया वनों की कटाई में किस दशक के दौरान पूरी दुनिया में तेजी आई थी? 80 के दशक में, 70 के दशक में, 90 के दशक में या 60 के दशक में? क्वेश्चन एक बार आया हुआ एग्जाम में, है ना। तो याद रखिएगा 80 के दशक में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली थी
क्योंकि रेलवे लाइन बिछाना था, है ना, डेवलपमेंट आपको करना था। ओवरऑल देखेंगे इंडिया का हाफ एरिया के बराबर उस टाइम पे पेड़ काट दिए गए थे पूरी दुनिया में। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जितना एरिया है ना, उसका आधा आप देखोगे पेड़ काट दिए गए थे बकायदा, है ना। रीजन यही था कि हमें उस टाइम पे हमें क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें चाहिए थी, है ना, रिसोर्सेज चाहिए थे, इसलिए इतना उस टाइम पे डिफॉरेस्टेशन हुआ। चलिए नेक्स्ट है, वेयर इज द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, आईसीआरएएफ का सेंटर कहां पर है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कहां पर है? नैरोबी, इंडोनेशिया, रोम, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसका सेंटर जो है नैरोबी में है। और आप सभी को पता है नैरोबी यानी केनिया, है ना, केनिया, नैरोबी। मूवी में भी आप देखते रहते हो केनिया, नैरोबी का नाम आता रहता है। इसको 1978 में बनाया गया था, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा आप देख लीजिए, है ना, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री ब्रांड नेम यूज बाय इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च एग्रो फॉरेस्ट्री। तो अगर वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर बोल दें तो भी यही है, जो कि कहां पर है? नैरोबी, केनिया में है। 1978 में से फाउंड किया गया था, याद रखिएगा, है ना। और इस पे काफी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। 15 एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हैं जो कि पूरे ग्लोबल नेटवर्क में बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी राज्य की, कौन सा विश्वविद्यालय था? PAU लुधियाना, जीबी पंत आपका पंतनगर में, राउत उदयपुर में, या फिर GAU गुजरात में। अब आपको इसका आंसर देना है। तो मेरे हिसाब से आप उसको रट लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन काफी पूछता है ना। तो ये है जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जो कि आपका बेसिकली पंत नगर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। 1960 में से स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा, 1960 में से स्टैब्लिश किया गया था। पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है, पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है। जीबी पंत का मतलब है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, 1970 में। और उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका क्या किया था? उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि उस समय इसका नाम था उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, UPAU, है ना। और उसके बाद में गोविंद बल्लभ पंत कर दिया गया, है ना, 1972 में, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पे, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, पहले नाम था उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1972 में जो चीफ मिनिस्टर थे आपके गोविंद बल्लभ, उनके नाम पे ही, मेमोरी में ही, यादगार के तौर पे इसका नाम कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये बेसिकली आपका ऊधम सिंह नगर में है बेसिकली, है ना, उत्तराखंड में। और जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपको यहां पर आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर विच हैज हाईएस्ट ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। भैया इनमें से कौन सी नदी है जिसका भूजल क्षमता सबसे ज्यादा है? ऑप्शन में गोदावरी, गंगा, कावेरी, कृष्णा है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, गंगा। जी हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जिनका भूजल स्तर काफी ज्यादा है, तो गंगा इसका आंसर होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, इनका बेसिन जो है 46% आप देखेंगे टोटल रिप्लेनिशबल है ग्राउंड वाटर रिसोर्स में, है ना। और लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन लाइंग द नॉर्थ वेस्ट रीजन। नॉर्थ वेस्ट रीजन में काफी ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन होता है, बाकी आपका साउथ इंडिया में। अगर यूटिलाइजेशन की बात करूं हाईएस्ट में, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ पर काफी ज्यादा आपका वो होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी, जी हाँ, यूपी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर आपका यूज होता है इरिगेशन के रूप में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब आपकी बेसिकली है। चलिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नबार्ड जिसे हम कहते हैं, BARD, नबार्ड जिसे हम कहते हैं, इसका कब बनाया गया? बेसिकली ये क्वेश्चन आपको आया गया है, तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 इसे बनाया गया था। क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। नबार्ड किसके रिकमेंडेशन में बना था? आप याद रखिएगा, B शिवा रमन कमेटी। जी हाँ, B शिवा रमन कमेटी, इसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। 12 जुलाई 1942 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया और एक्ट पारित हुआ था जनरली 1981 में पार्लियामेंट में,
है ना। और ये रिप्लेस करता है एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल को, है ना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर रिफाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, तो सबका मिली जुली सरकार है नाबार्ड बेसिकली आपकी, है ना। याद रखिएगा पहले इसके एग्रीकल्चर रिफाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता था, इसको इसने वो कर दिया, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, नबार्ड का मुंबई में है, क्वेश्चन आ सकता है ना। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे लगभग आप देखेंगे 14,080 करोड़ के आसपास का इसका टोटल एजेंसी ने दे रखा है, और टोटल कैपिटल देखेंगे तो 30,000 करोड़ के आसपास की इसकी टोटल कैपिटल है। रेगुलेटरी बॉडी है, याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन इस पे आपको देखने को मिल जाए। तो नाबार्ड के बारे में हमने यहाँ पर काफी चीजें जानी। चलिए बात करते हैं इस लेक्चर में इतनी ही। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा। डेली जो टाइमिंग है इस क्लास की वो आपकी शाम के 7 बजे है। शाम के 7 बजे लेक्चर आपको अपलोड मिलता है, तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में और बताइए लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।